आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बजने का है, वक्त हो गया है मुकाबला का। पिछले 1 घंटे से हम आपको लगातार ट्रेन हादसे की खबर दिखा रहे हैं। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे में 4 लोगों के मारे जाने की भी खबर है, जबकि करीब 20 लोग घायल हैं। रेलवे और जिला प्रशासन की रिलीफ और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई है और घायलों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए गोंडा और आसपास के जिलों के अधिकारियों को हादसे के पीड़ित लोगों को हर मुमकिन मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। हालांकि एक्सीडेंट की वजह जांच के बाद क्लियर होगी, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है। यानी एक तरह से एक हादसा ह्यूमन एरर है, मानवीय गलती इसे कहा जा सकता है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हर साल मानसून के सीजन में रेलवे ट्रैक्स पर इसी तरीके से पानी भरता रहता है। ऐसे में रेलवे के कर्मचारी ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद ही ट्रेन को आगे जाने का सिग्नल दिया जाता है। ऐसे में यहां पर आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हो गई कि पानी भरा होने के बावजूद भी ट्रैक का इंस्पेक्शन नहीं किया गया और ट्रेन को आगे जाने का सिग्नल दे दिया गया। और इस तरीके के कई हादसे पिछले कई दिनों में देखने को मिले हैं, जहां पर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं या फिर कोई ट्रेन सिग्नल को पार करते हुए आगे दूसरी ट्रेन में भिड़ जाती है। ऐसे में तमाम ऐसे हादसे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके के हादसे आए दिन रेलवे में हो रहे हैं। जिस तरीके का यह हादसा हुआ है, यह अपने आप में बेहद भयावह है, क्योंकि ट्रेन के 10 डिब्बे लगभग पटरी से उतरे हैं और इसमें खास तौर पर जो 2 डिब्बे हैं वो पूरी तरह ट्रैक से डीरेल हो गए हैं। जो साइड में जाकर गिरे हैं, एसी कोचेज हैं, उसमें फंसे हुए यात्रियों को लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार इस ट्रेन हादसे पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ हो सकता है। पहले लोकल लोगों ने वहां पर जो ट्रेन में फंसे हुए लोग थे उनका रेस्क्यू किया। उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, लगातार आप इस हादसे पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, 4 इस वक्त आंकड़ा बताया जा रहा है, घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पर? देखिए गोनिका, हमारे पास जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक 4 लोगों की इस हादसे में जान गई है, जबकि 20 के करीब 20 लोगों को इस समय नज़दीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्योंकि गोंडा की जो दूरी है वो जो ट्रेन हादसा हुआ है वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर है। ऐसे में गोंडा और आसपास के जो भी जिला अस्पताल हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, उन सबको तो रखा ही गया था अलर्ट पर, लेकिन 20 जो एडमिट हुए हैं लोग इस ट्रेन हादसे में, उनको नज़दीक के गोंडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ इस समय पूरी तरीके से जिन पूरी बोगीज को डीरेल होने के बाद वहां मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सर्च ऑपरेशन है वो कंप्लीट किया जा चुका है और अब तक की जानकारी के मुताबिक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था गोनिका, वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई भी ह्यूमन लोग अंदर फंसे नहीं हो सकते हैं। कोई भी मानव जो इसको ट्रेवल कर रहा होगा ट्रेन में जिस दौरान ये हादसा हुआ है, वो फिलहाल अंदर फंसा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो गोंडा की डीएम है नेहा शर्मा, गोंडा के एसपी, गोंडा के जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सभी लोग पहुंचे हुए हैं हादसे वाली जगह पे, हादसे वाले स्पॉट पर। और इस समय सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और सभी का जो रेस्क्यू है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि अब तक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ आसपास, चूंकि थोड़ा पानी भरा हुआ है गोनिका, तो वहां पर हर एक जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी घायल जो ट्रेन में बैठा हुआ हो किसी भी तरीके से फिसल करके या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश में कहीं वो बाहर खेत में या फिर जो पानी भरा हुआ है वहां तो नहीं फंसा हुआ है। तो इसी वजह से इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो भी बताया जा रहा है कि कुछ देर में कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स मौके पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको ये निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे, स्पॉट पर पहुंचे और घायलों को फौरन इलाज किया जा सके। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने मिलकर के कंबाइंड एफर्ट किया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल गोंडा के मनिकापुर इलाके में कंप्लीट कर लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी घायल, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है जिसको कम से कम फर्स्ट एड की जरूरत हो और वो इस पूरे ऑपरेशन में कहीं बच जाए। क्योंकि विशाल, कई दिनों से उत्तर प्रदेश के हम देख रहे हैं कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लगातार पानी हर जगह पर भर रहा है। फिर कैसे ये हादसा होने दिया गया? क्योंकि ट्रैक पर तो आमतौर पर पानी भरता ही है, कोई पहली बात तो है नहीं कि पहली बार तो हुआ नहीं है कि ट्रैक पर पानी भर रहा है। फिर कैसे
कैसे इंस्पेक्शन नहीं किया गया, खास तौर पर एक ऐसी ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन जा रही है, ऐसा भी नहीं कि मालगाड़ी जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन को कैसे सिग्नल दे दिया जाता है? तो साफ तौर पर ह्यूमन एरर है। गोनिका, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि अगर वाकई में हादसे की जो जानकारी की प्रथम दृष्टया इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि बाढ़ के पानी की वजह से जो ट्रैक है वो वहां पर धंस गया था, और अगर जांच के बाद यही बात सामने आती है कि ट्रैक धंसने की वजह से ये हादसा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। इसको शायद एरर भी ना कहा जाए, बड़ी लापरवाही, गंभीर लापरवाही कहा जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी ट्रेन एक जहां से दूसरी यहां जाती है, एक स्टेशन को क्रॉस करती है, और ये तो एक्सप्रेस ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन को जिसमें पैसेंजर्स बैठे होते हैं, बड़ी संख्या में एसी कोचेज होते हैं, जनरल कोचेज होते हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास होता है, और ऐसे में अगर इस तरीके की गंभीर लापरवाही आती है जहां पर ट्रेन को जाने की अनुमति दे दी जाती है और पायलट के पास सिवाय इस ऑप्शन के कि वो मान के चल रहा है कि वहां पे जो रेलवे के ऑफिसर्स मौजूद हैं, उन्होंने ट्रैक को चेक कर लिया है, उन्होंने सारी चीजों को देख लिया है, और जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी ट्रेन आगे बढ़ाई जाती है। और ऐसे में ट्रैक धंस गया था बाढ़ के पानी की वजह से। तो ये तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले इस समय बाढ़ प्रभावित हैं, और ऐसे में अगर बाढ़ प्रभावित इलाकों में उस ट्रैक का इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है जो पानी से अफेक्टेड है, पानी से घिरा हुआ है, या फिर उस पर पानी कुछ दिनों पहले था और अब नहीं है, तो ये अपने आप में बेहद गंभीर लापरवाही है, और इसकी निश्चित तौर पर न सिर्फ जांच होगी, और अगर इस पूरे मामले में कोई भी लापरवाही की बात सामने आती है तो न सिर्फ रेलवे ऑफिसर्स की तरफ से कहा जा रहा है, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में वो रेलवे को भी पत्र लिखेंगे कि इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है कि बाढ़ के पानी के बाद रेलवे ट्रैक धंस जाता है और किसी को इसको जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि जो वहां काम करने वाले लोग होते हैं, मेंटेनेंस करने वाले लोग होते हैं, रेलवे के अधिकारी होते हैं, वो कैसे एक ट्रेन को दूसरे स्टेशन पर जाने की परमिशन दे देते हैं। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर लापरवाही है, और इसी वजह से इस पूरे मामले की जो जांच है कि हादसा हुआ तो हुआ किस वजह से, उसको भी शुरू कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से। गोनिका, क्योंकि विशाल, जब भी कई हादसे होते हैं हमने देखा है, फिर चाहे वो उड़ीसा का में जो हादसा हुआ था, तीन ट्रेन आपस में भिड़ी थी, उसमें भी ये देखा गया था कि सिग्नल का फेलियर होता है या फिर सिग्नल को ओवरशूट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि सिग्नल को ओवरशूट करके लोको पायलट आगे बढ़ गया, बाकायदा ट्रेन की गति भी धीमी थी, जो जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अंदेशा तो होगा वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं उनको जाहिर तौर पर यह अंदेशा होगा कि आगे पानी भरा है, इसीलिए ट्रेन की गति को धीमा करवाया जाए। तो फिर ट्रेन को डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया, रोका क्यों नहीं गया, ये क्यों प्रिकॉशंस नहीं लिए गए? देखिए गोनिका, यही जांच का विषय है कि रेलवे ऑफिसर्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है ट्रैक के मेंटेनेंस की, ट्रैक को पूरी तरीके से ठीक रखने की, और कोई भी ट्रेन, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे वो रेलवे की जो मालगाड़ियां होती हैं वो ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो, या फिर कोई भी ट्रेन हो, अगर वो वहां से गुजरती है तो रेलवे ऑफिसर्स की तरफ से बाकायदा हरी झंडी उनको दिखाई जाती है, और कोई भी स्टेशन हो, चाहे वो बहुत छोटा स्टेशन हो या बड़ा स्टेशन हो, हर जगह पर बाकायदा लोग निकलते हैं और ग्रीन सिग्नल के लिए उनको झंडी दिखाते हैं, यानी कि आपके रास्ते को आगे चेक किया जा चुका है, आप निश्चिंत होकर के आगे निकल सकते हैं। तो गनीमत ये थी गोनिका कि इस हादसे में जब तक प्रथम दृष्टया जानकारी आई है वो ये है कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि एक स्टेशन क्रॉस हुआ था और दूसरे स्टेशन की ओर ट्रेन ने बढ़ना शुरू किया था। तो ऐसे में ये भी अगर मान लीजिए कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो हादसा बहुत भयावह हो सकता था, उसमें जो कैजुअलिटीज हो सकती थी वो भी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन गनीमत यही थी कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। यही वजह है कि जैसा कि भी आप खुद भी जिक्र कर रही थी कि फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होने की इसी वजह से उम्मीद नहीं है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड धीमी थी। लेकिन लापरवाही किस दर्जे की है, किस अव्वल दर्जे की है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि न सिर्फ रेलवे बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस समय लगा हुआ है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद हादसे की वजहों को जानने के लिए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं ताकि इस पूरे हादसे के पीछे की असल वजह तक पहुंचा जा सके, असल वजह पता लगाई जा सके। ये तो रेलवे के अधिकारियों की तरफ से किया ही जाना है, लेकिन पहला काम यही था कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए इस हादसे पर बात करने के लिए। अनिल तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रेलवे एक्सपर्ट। इसके अलावा एसके विज हमारे साथ, एआरबी के पूर्व सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस
कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके का यह हादसा हुआ है, सबसे पहले क्योंकि आपने रेलवे में काम किया है, किस तरीके से आपको लग रहा है कि यह हादसा हुआ होगा? क्योंकि ट्रेन की गति धीमी थी और जो फिलहाल शुरुआती वजह देखने को मिल रही है कि पानी भरा हुआ था। बाकायदा रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से भी बाढ़ के पानी का जिक्र किया गया है कि बाढ़ का पानी वहां पर भरा हुआ था। क्या ट्रैक धंसा या कोई और वजह रही, ये अभी जांच का विषय है। सर, क्या लग रहा है इस हादसे को देखकर आपको? देखिए, अभी पता तो यही चला है कि ट्रैक में पानी भरा हुआ था और बरसात काफ़ी तेज हो रही थी। तो अभी स्पष्ट बातें तो जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेंगी। लेकिन जो साथी वहाँ पर काम कर रहे हैं या जो वहाँ के स्टेशन के लोग हैं, उनसे बात करने से यही बात पता चली है कि ये जो भी हादसा हुआ है वो ट्रैक के पानी में डूबे होने की वजह से कुछ ट्रैक के अंदर कुछ खराबी आई है, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता जब तक कि जांच होकर के ये सामने ना आ जाए। जी सर, इसके अलावा क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों में कई हादसे हो रहे हैं, फिर चाहे वो सिग्नल ओवरशूट करके हो गया या सिग्नल का फेलियर हो गया, ये तमाम ह्यूमन एरर्स, क्या इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है? क्योंकि कई लोगों की जान जाती है सर ऐसे हादसों में। खासतौर पर जो बालासोर का एक्सीडेंट हमने देखा, उसमें कई लोगों की जान गई थी और आज भी देखिए 4 लोगों का आंकड़ा अब तक मौत का सामने आ रहा है। ह्यूमन एरर का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि उसको रोका जा सकता है और रोकने का प्रयास भी होता है। हर किसी डिवाइस पे कोई ना कोई ऐसा कंट्रोल लाना पड़ता है कि जिसकी वजह से ह्यूमन एरर्स ना हो। लेकिन अभी हम लोगों ने भी महसूस किया है कि जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें यह है कि हमने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग किया और 1 साल भी 2 साल भी नहीं पूरे हुए और उस बीच में जो है वो चीज़ें खराब हो जा रही हैं। जी। एक बार रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि हम जो ह्यूमन साइकिल होती है तो इसलिए हम मटेरियल साइकिल भी बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट साइकिल भी बनाएंगे। उसके लिए बाकायदा रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया था। तो अगर एक समय सीमा के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब होता है या मटेरियल खराब होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके खिलाफ भी होगा और जो परचेज के समय अगर तरीके से इंस्पेक्शन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको काफ़ी गंभीरता से जो लेना चाहिए वो लेने का काम नहीं हुआ है। उसी की वजह है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग साल भर लगने के साल भर के अंदर ही फेल हो जा रही है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो मैं समझता हूँ कि जिन पर रेलवे काफ़ी ध्यान दे रहा है। और ख़ासतौर पर बालासोर के एक्सीडेंट के बाद में जैसे कवच है उसका जो है काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हुआ था। लेकिन मोनोपोली है, एक कंपनी है, वो उसी कंपनी को बनाएगा, वही करेगा। अभी रेलवे ने प्रयास किया है, ये वर्तमान मंत्री ने, कि ये तमाम जो है वो दूसरे कंपनियों को भी इसके लिए जो है मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए ताकि हम कवच को जल्दी से जल्दी अपने पूरे सिस्टम में लगा सकें। कवच की पहल रेलवे ने जरूर की है, लेकिन वो कवच अभी भी कई ट्रेनों में नहीं अभी तक अप्लाई हो चुका है और अप्लाई हुआ है और यही वजह है कि कई हादसे ऐसे हो रहे हैं। लेकिन अनिल तिवारी जी, क्या सिर्फ कवच ही इसका इलाज है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर्स हो रहे हैं, खासतौर पर ये जो हादसा, इस पर्टिकुलर हादसे की हम बात करें कि पानी भरा हुआ था, जो शुरुआती सामने आ रही है कि ट्रैक एक तरीके से धंस गया, हालांकि अभी जांच का विषय है। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है इस हादसे को देखकर? क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि सिग्नल ओवरशूट हुआ है, तो क्या एरर इस हादसे में हो सकता है? देखिए, कवच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, माना, पर आज का जो हादसा हुआ है उसमें कवच का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये डिरेलमेंट है। डिरेलमेंट से कवच, हाँ, दूसरी ट्रेन को वहां पहुंचने से पहले अलर्ट कर सकता है, पर डिरेलमेंट का कवच से कोई वास्ता नहीं है। और कवच की कहानी हम पिछले 3 दशक से सुन रहे हैं, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। अब जहां तक हादसों का सवाल है तो देखिए, मोटा मोटी हादसे 3 कारणों से होते हैं। पहला है ह्यूमन एरर, दूसरा मैकेनिकल फेलियर और तीसरा इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। और पिछले अगर आप कुछ आंकड़ों को उठा के देखेंगे, बजट को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मेंटेनेंस में 40,000 करोड़ तक की कटौती हुई। जहां एक तरफ आपके इक्विपमेंट्स पुराने हो रहे हैं, उस पर आपको और ज्यादा पैसा डालना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने बताया कि अच्छे दर्जे के इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे में एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार का भी है।
वो भ्रष्टाचार भी जब तक नहीं मिटेगा तब तक कॉम्प्रोमाइज चीजों के साथ होती रहेगी और इस तरह के हादसे होंगे। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी लोगों की सुरक्षा है या फिर नई हाई स्पीड या बुलेट ट्रेन की तरफ है। आपने पूरा फंड उस तरफ ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपका फंड उस तरफ ट्रांसफर होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा परंपरागत रेलवे सिस्टम है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज होगा, और वो कॉम्प्रोमाइज लगातार हो रहा है, जो पिछले हम लगातार 3-4 महीनों से देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। दुर्भाग्य की बात है, ये कोई आज की घटना, चौंकाने वाली घटना नहीं है। हमने इसका इतिहास लिख दिया है, हमने इसका भविष्य लिख दिया है कि ये होना है और हमने मान लिया है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, कल से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी और रेलवे की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एसके विज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एआरबी के पूर्व सदस्य हैं। विज सर, क्योंकि जिस तरीके से अभी तिवारी जी कह रहे थे कि ये होता ही रहेगा, ये क्यों होता रहेगा? खासतौर पर पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं, चाहे इस सरकार के टेन्योर में देखें, पिछले 1 साल से हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं, डीरेलमेंट होती ही जा रही है। फिर चाहे वो बालासोर का एक्सीडेंट हो या कंचनजंगा हो या फिर मालगाड़ियां पटरी से उतर रही हैं, और ये ऐसे हादसे पिछले कुछ महीनों में लगातार सुनने को मिल रहे हैं। मेरे से पहले जो विशेषज्ञ ने 2-3 लोगों ने काफी कुछ कहा है। इस हादसे को सिंपल एक डिरेलमेंट के बारे तरह अंडरस्टैंड पहले कर लिया जाए। रेलवे ट्रैक जो है, एक रेलवे बेड बनता है, उसके ऊपर गिट्टी होती है जिसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाता है, जो कि स्लीपर रेल और स्लीपर रेल के बीच की फिटिंग का होता है। जब भी ये पानी रेलवे को ट्रैक को क्रॉस करता है तो पानी जब निकलता है उस ट्रैक से तो अपने साथ वो रेलवे की गिट्टी को खींच के ले जाता है। जैसे कि साइड पर दिख रहा है कि पानी भरा हुआ है तो ट्रैक जो है इम्बैलेंस हो जाता है। ये उस तरह का हादसा है, पर ये हादसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर एक मानसून पेट्रोलिंग का रेलवे का सिस्टम है कि जब भी बारिश ज्यादा हो जाएगी मानसून पेट्रोलिंग का अलर्ट हो जाएगा, लोग मानसून पेट्रोलिंग के लिए निकल जाएंगे और लोग जो है रास्ते में ट्रैक को टैप करते हुए, देखते हुए या उस पे अगर कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगानी है वो लगा लेंगे। मेरे ख्याल में ये गलती इतनी है, गलती सीरियस है, बिल्कुल यह गलती भी नहीं होनी चाहिए, पर इसको कवच या और जगह पे पैसा डाइवर्ट हो रहा है जी सर, ये चीजों को इसमें मिक्स कर लेना बड़ा आसान है, बट मैं उस चीज से सहमत नहीं हूँ। ठीक है सर, ये एक सिंपल रेलवे का रूटीन मेंटेनेंस जो है उसमें त्रुटि आई है। बिल्कुल, ये त्रुटि आई और इससे त्रुटियां पिछले कई वक्त से देखने को मिल रही हैं। अब सर जरा कुछ वहां की तस्वीरें, ठीक है विज सर 1 मिनट रोकना चाहूंगी, कुछ वहां की लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं जो हादसे के बाद की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोकल लोगों ने सबसे पहले वहां पर रेस्क्यू शुरू किया, उसके बाद जब वहां से लोगों को निकालने की कवायद शुरू हुई और फिर वहां पर अस्पताल के पहुंचाने के लिए एम्बुलेंसेस वहां पर लाई गई और धीरे धीरे करके लोग अपना सामान उतारने लगे। कई लोग आपको जो सामान के साथ दिख रहे हैं वो उसी में सवार पैसेंजर्स हैं और बाकायदा वीडियो भी ऐसा सामने आया था जिसमें एक शख्स ये कह रहा था कि वो उस एसी कोच में सवार था जो एसी कोच डीरेल हुआ, जो पूरी तरह पलट गया था। इसके अलावा वहां पर देखिए लोकल जो लोगों ने रेस्क्यू किया, साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं और वहां पर किस तरीके से लोगों को निकाला गया ये देखिए। कई लोग वहां पर जमीन पर ही बैठ जा रहे हैं, राहत सामग्री वहां पर बांटने के लिए पहुंचाई गई है ताकि लोगों को कम से कम राहत सामग्री कुछ दी जाए। इसके साथ साथ जो कोच डीरेल हुआ है उसमें से सामान निकाला जा रहा है लोगों का, जो लोग उसमें फंसे हुए थे, क्योंकि कटर से काटकर उस कोच में से लोगों को निकाला गया। और कई ऐसे कोचेस हैं जो ट्रेन से डीरेल हुए जो स्लीपर है, स्लीपर में से निकलना आसान होता है, निकालना आसान होता है, लेकिन एसी कोचेस क्योंकि पूरी तरह बंद होते हैं उनमें से निकालना मुश्किल हो जाता है। यही वजह कि पीछे से देखिए स्लीपर जो एसी कोचेस है उनमें से यात्रियों को बाहर निकाला गया है। ऐसे में जो लोग वहां पर उस जो यात्री ट्रेन में सवार थे वो कितने परेशान वहां पर हैं, उन लोगों को वहां से निकालने के लिए रिलीफ ट्रेन भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेगी। और ये देखिए ये ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं, ये ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं और अंदर से अगर कोई लोग फंसे हैं तो उनको वहां से निकाला जाए, ये प्राथमिकता सबसे पहले है। लोगों का सामान देखिए, कुछ लोग ब्लैंकेट्स लेकर पहुंचे ट्रेन में, वो किस तरीके से वहां पर बिखरे हुए हैं। इसके साथ साथ मलबा ट्रेन के अंदर का दिखाई दे रहा है। तो ये सारी तस्वीरें घटनास्थल से तो आ रही हैं, लेकिन ये घटना कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही है कि कैसे ये मानव त्रुटि हो जाती है।
हम 2024 में हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में सर किस तरीके से अनिल तिवारी जी बुलेट ट्रेन की हम बात तो करते हैं लेकिन हम ऐसे ह्यूमन एरर्स को ही नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन तो देखिए इतनी स्पीड से चलेगी और ये तो ट्रेन बिल्कुल धीमी स्पीड से चल रही थी सर, यही वजह कि हादसा इतना बड़ा भी नहीं हो पाया जितना बड़ा ये हो सकता था। देखिए, जो आपने दृश्य बताया ठीक बताया। सबसे पहले राहत देना पैसेंजर्स को, आदमी को, वो बहुत जरूरी है और वो किया जा रहा है तो अच्छी बात है। बट जो चीज में त्रुटि हुई है उसको एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के साथ में कंपैरिजन का कोई ये विषय नहीं है। इसमें जो त्रुटि है मेंटेनेंस के साइकिल की या मेंटेनेंस के ऊपर सुपरविजन की, ये वो बातें हैं। ये बातें इतनी टेक्नोलॉजी, कोई हाई टेक्नोलॉजी वाली बातें नहीं है, पर ठीक है, ये बातों में त्रुटि हुई है और ये दुखद हादसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। गाड़ी जब ट्रैक का समतल बिगड़ गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो गाड़ी जो है उतना ट्विस्ट जो है ट्रैक में नहीं संभाल सकती। और वो गाड़ी जब स्पीड में है तो कुछ कोच गिरा, उसके पीछे और कोच गिरे और 12 कोच गिर गए, तो ये दुखद जरूर है जी, पर ये सिंपल साइंस से संभव है। ठीक है सर, ठीक है। इसके बारे में जो सिंपल चीजें हैं रूटीन मेंटेनेंस की, ट्रैक की, क्योंकि उसी की वजह से लगता है ये हुआ है जी, वो सिंपल चीजों को समझ करके उनको सुपरवाइज प्रॉपर्ली करके उसमें जो भी कोई मैन पावर की या मटेरियल की इनपुट है उसको दे करके, और ये जो प्रेडिक्ट कर लेना एडवांस में कि ऐसी चीज संभव है, इतनी बारिश हो गई है, वो सब सिस्टम है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। अनिल तिवारी जी, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं कोचेस की, क्योंकि कोचेस बदले गए, आईसीएफ से एलएचबी कोचेस बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड ये झेल पाए, लेकिन ये कोचेस तो एलएचबी ही थे और स्पीड धीमी थी, उसके बावजूद ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो हम कोचेस बदल देते हैं, हम कवच जैसी स्कीम ले आते हैं, कवच जैसे ऐसी चीज ले आते हैं जिससे कि ट्रेन पता चल पाए कि हाँ, दो ट्रेनें अगर सामने सामने से आ रही हैं तो दूसरी ट्रेन को ये सिग्नल मिल जाए कि ठीक है सामने से ट्रेन आ रही है, हादसा ना हो पाए। लेकिन ऐसे हादसों को सर कैसे रोका जाए जहां पर ह्यूमन एरर इन्वॉल्व है? देखिए, वही बात है, ये नेक्स्ट लेवल रोलिंग स्टॉक की बात है या फिर कवच की बात है, ये तो दूसरी बात हो गई। पहला तो हमारा जो मेन फोकस है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये डिरेलमेंट की वजह से हुआ है। विज साहब ने अभी बताया कि मानसून पेट्रोलिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। तो अगर ये अगर मामूली सी बात है और ये अगर मामूली सी बात अगर रेलवे में नहीं हो रही है तो ये शर्मनाक हादसे की कैटेगरी में आता है। इसमें रोलिंग स्टॉक आप कितना भी एडवांस कर लीजिए, आप सड़क पर बीएमडब्ल्यू उतार दीजिए, पर सड़क के गड्ढे आप नहीं, जब तक पाटेंगे, जब तक भरेंगे नहीं, वो बीएमडब्ल्यू चलेगी कैसे? तो आपका रोलिंग स्टॉक कितना भी एडवांस हो, आपका कवच दो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कितना भी एडवांस हो, पर जब जिस पर पटरी पर जो ट्रेन चलनी है वो पटरी ही अगर आपकी सही नहीं होगी, उसका बैड प्रॉपर नहीं बना होगा या मानसून पेट्रोलिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी पर सवाल उठेगा। और मेरा सवाल यही है कि रेलवे की हाल के दिनों में प्रायोरिटी बदल गई है। मैं बुलेट ट्रेन का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना बुलेट ट्रेन से इसको कंपेयर कर रहा हूं, पर आपकी जब प्रायोरिटी बदल जाएगी तो आपका फोकस भी बदलेगा और ये इस तरह के हादसों में वो लगातार नजर आ रहा है। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हुए, तीन ट्रेनों का एक साथ टकराना, रेलवे के ओवरहेड ओएचई वायर का कोच पर गिरना, लोगों का जल जाना अंदर ही, ये सब इस तरह के हादसे हैं जो शर्मनाक हादसों की कैटेगरी में आते हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? आप जो बता रहे हैं कि ट्रैक मेंटेनेंस के लिए गैंगमैन चला करते हैं, आपने उनमें कटौती की है। पहले जोड़ी में चलते थे, आज सिंगल चलता है। जोड़ी में होता था तो एक दूसरे का वॉच रहता था कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब सिंगल आदमी की कौन मॉनिटरिंग है कि उसने ट्रैक को किया या नहीं? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, ये उस इश्यूज को पहले टेकल करना पड़ेगा। बहुत प्राइमा फेसिया इश्यूज हैं। हम तो आगे की एडवांस चीजों की बाद में बात करेंगे, बेसिक्स ही हमारा भी ठीक नहीं है। बेसिक्स इशू को ही जब रेलवे नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो फिर कैसे बुलेट ट्रेन या कैसे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात की जाती है? अखिल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, रेलवे सिग्नल एक्सपर्ट है। सर, क्योंकि ये हादसा तो जो फिलहाल लग रहा है वो सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से तो नहीं, लेकिन कई ऐसे हादसे होते हैं जो सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से होते हैं। सिग्नल ओवरशूट कर जाते हैं, कभी कभी लोको पायलट, कभी कभी सिग्नल ही गलत दे दिया जाता है, फॉल्ट सिग्नल हो जाता है। ये सारी चीजें
क्या इनको ठीक नहीं किया जा सकता है? क्यों ऐसे हादसे हो जाते हैं? खासतौर पर जैसे हम बालासोर की बात करते हैं, कंचनजंगा की बात करते हैं, ये सिग्नल्स की वजह से हादसे हुए थे। देखिए, बालासोर का जो हादसा हुआ है वो सिग्नल की वजह से हादसा हुआ है, पर ये ह्यूमन फेलियर में आता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रेलवे के जो कर्मचारी थे वो काम कर रहे थे, और जो काम करने का जो उनको प्रोसीजर अपनाना चाहिए था वो बिना उस प्रोसीजर को अपनाए हुए जब गाड़ियाँ चल रही थी तो काम कर रहे थे। उसकी वजह से बालासोर में रेलवे ने उनके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और जितना हमें पता है उस समय 2-3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। जहाँ तक इसके बाद का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी अभी सीआरएस की रिपोर्ट आ गई है। दैट सीआरएस ने ये कहा है कि वो एरर इन ट्रेन ऑपरेशन की वजह से है। उसमें सिग्नल की खराबी खाली इतनी थी क्योंकि सिग्नल काफ़ी समय से ख़राब चल रहे थे, और क्योंकि सिग्नल जब ख़राब चलते हैं तो ह्यूमन इंटरवेंशन से गाड़ियाँ चलती हैं। जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर हैं, जो वहाँ पे लोको पायलट्स हैं, वो स्टेशन मास्टर उनको लिखकर कोई अथॉरिटी देगा, लोको पायलट्स उस अथॉरिटी को पालन करेंगे। वहाँ पे उन सब में थोड़ी सी चूक हुई जिसकी वजह से वो हुआ। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये इतनी सक्सेशन में कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो रेलवे को हमें पता है कि रेलवे की जो अपनी वर्किंग है, रेलवे मस्ट बी सिटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्यों हो रहे हैं और उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लिया जाए। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो रेलवे को रिकमेंडेशन देता है, और रेलवे उसमें से 90% इफ़ नॉट 100% जो उनकी रिकमेंडेशन है उनको मानती है जी। तो इससे पहले भी जो अभी एक्सीडेंट हुआ है उसमें रेलवे की अभी रिपोर्ट आई है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंटरिम रिपोर्ट है, पर उसके ऊपर भी रेलवे उसके ऊपर एक्शन जरूर लेगा। बिल्कुल सर, एक्शन लिया जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि सिग्नल में फॉल्ट चाहे ना हो लेकिन ह्यूमन एरर्स हो रहे हैं, लेकिन शिव गोपाल जी कैसे इन ह्यूमन एरर्स को दूर किया जाए? कि ऐसा तो है नहीं कि रेलवे के स्टाफ कोई नए काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग बाकायदा उनकी होती है, उनको सारी तरह ट्रेन किया जाता है हर एंगल से कि आपको किस तरह काम करना है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर कैसे सर ऐसा सब हो जा रहा है कि ह्यूमन एरर इतने बड़े लेवल पर हो रहा है? क्या ट्रेनिंग में कमी हो रही है? देखिए मोनिका जी, ये रेलवे जो है वो जितना भी भरपूर कोशिश करती है कि कभी भी दुर्घटनाएं नहीं हो, और रेलवे के यहाँ ट्रेनिंग का बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। तो ये नहीं है कि इस तरीके का कोई प्रयास नहीं होता है। ये सही है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी है। अभी अनिल तिवारी जी बोल रहे थे कि पेट्रोलिंग के मामले में सिस्टम को चेंज किया, ये गलत है। हम इंस्टीट्यूशन ने इसको हाईएस्ट लेवल पे उठाया कि भाई ये जो पेट्रोलमैन है ये जो है वो रेलवे वाले ही होने चाहिए, ये जो गेटमैन है वो रेलवे वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लोगों को नहीं लगाएंगे जो लोग वो हैं, ठीक है, लेकिन कोई ये कहे कि रेलवे में ट्रेनिंग नहीं है, रेलवे में बगैर ट्रेनिंग के कोई आदमी लगाया ही नहीं जा सकता, ये बहुत है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा तंत्र है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरा सी चूक जो है वो भी दुर्घटना को जन्म दे देती है। अब यही ट्रेन जो गिरी है, जिसके डिब्बे गिरे हैं, इसके 4 डिब्बे सुरक्षित निकल गए, और उसके बाद में जो है वो ट्रैक जो है वो जो है उसके अंदर कोई बात हुई या क्या हुआ, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चले। तो हर दुर्घटना में एक नई चीज सामने आने का काम होता है। तो कोई जानबूझ करके दुर्घटना नहीं कराएगा, और रेलवे में तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अभी पीछे दुर्घटना हुई, उनमें हमारा ट्रेन मैनेजर भी मारा गया, हमारा लोको पायलट भी मारा गया जी। तो हमारे साथी बराबर प्रयास करते हैं कि ट्रेनों को अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करें। और जहाँ तक सवाल वैकेंसी का है, ये बात तो अपनी जगह है, हम लोग बराबर इस सवाल को उठाते हैं। पिछले साल 1,48,000 लोग भर्ती हुए थे, इस बार भी मेरी समझ से उससे थोड़े ज़्यादा ही भर्ती होने वाले हैं जी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। बाकी जो है वो रेलों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी अपनी जगह काफ़ी। आज इतने अच्छे कोचेज हैं कि जिनकी वजह से इतने बड़ी दुर्घटना के बावजूद मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि वो भी एक भी मरे तो भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है या चीज़ें हुई हैं, ये यही वजह है जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, जिसमें कि डिब्बे पलट जाए, सब चीज़ें हो जाए, लेकिन कैजुअलिटी जो है वो कम होने का काम होता है। तो कर्मचारी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उसको सपोर्ट कर रही है जी। लेकिन अब जब दुर्घटना होती है तो बड़ा नेचुरल है कि हम लोगों की भी गर्दन
जो है वो झुकने का काम होता है। जी ठीक ऐसा नहीं है, हमारे ट्रैकमैन साथी बराबर इसको बनाने का काम करते हैं। अब अचानक कहीं बाढ़ आ जाए, अचानक कहीं इतना पानी आ जाए ट्रैक ठीक है पे, तो ये जो है वो एक ऐसी स्थिति है जो कि जिस पर प्रकृति के ऊपर किसी का भी बस नहीं होता। बिल्कुल सर, प्रकृति पर किसी का बस नहीं है, लेकिन विद सर प्रकृति पर किसी का बस नहीं, लेकिन ऐसी चीजों के लिए ही तो ट्रेन किया जाता है ना कि जब ऐसे हादसे, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि बाढ़ का पानी है तो किस तरीके से टैकल किया जाना है उसको, क्या ट्रैक पर ट्रेन उस वक्त नहीं भेजी जानी है, क्या ज्यादा इंस्पेक्शन किया जाना है। और जैसी कमी बार बार के सवाल उठ रहे हैं कि इस वक्त गैंगमैन्स की कमी है, इस वक्त रेलवे में स्टाफ की कमी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं विद सर से सवाल पूछ रही हूँ सर, एक मिनट, मैं विद जी से सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि बॉम्बे में सबर्बन ट्रैक्स जो है पानी से भर जाते हैं। कुछ जो ट्रेनों का नंबर, स्पीड कम हो जाने की वजह से जो चल पाती है कम हो जाती है। पर तो ऐसी बात नहीं है कि सिस्टम्स नहीं, सिस्टम एक्टिवेट हो जाना, सिस्टम को। ठीक है सर, आपसे जरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। अनिल तिवारी जी, क्योंकि जिस तरीके से सवाल का जवाब आपने सवाल उठाया कि रेलवे के स्टाफ में कमी है, लेकिन ट्रेनिंग तो बकायदा दी ही जाती है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार नहीं किया जाता है। नहीं, ट्रेनिंग इशू ट्रेनिंग वाला नहीं है। जब आप किसी चीज को अपग्रेड करते हैं, आपका मैकेनिकल कंपोनेंट अपग्रेड होते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम नया आता है, तो समय समय पर उसके लिहाज से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और दी जाती है। पर इशू यह है कि जब उसके बावजूद अगर हादसे हो रहे हैं और छोटे छोटे कारणों से हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सिर्फ मेकअप से काम नहीं चलेगा, रेलवे का पूरा मेकओवर होना चाहिए। और ये कितनी शताब्दियों से हम लोग बात कर रहे हैं, दशकों से हम लोग बात कर रहे हैं कि रेलवे को एक्सीडेंट प्रूफ बना चाहिए, होना चाहिए। हमारे देश में नहीं है, कई देशों में ऐसा है जहां पर एक्सीडेंट की संख्या बहुत कम है। ये छोटे जो, आप फर्ज कीजिए कि आज हम हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, जिस ट्रैक पर ये हादसा हुआ है वहां से अगर वंदे भारत गुजर रही होती तो क्या तस्वीर होती। तो ये जो आपका बेसिक्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक्स पर आपकी प्रायोरिटी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जब तक आप उसको नहीं सुधारेंगे तब तक आप बड़े सपने नहीं देख नहीं सकते हैं। बड़े सपने देखने हैं तो जमीन पर भी बड़ा काम करना होगा। जी अखिल जी, क्योंकि रेलवे ने अभी जो एक कहे मुहिम शुरू की थी कि पूरी तरह जो रेलवे सिग्नल्स हैं, जो खासतौर पर फाटक हैं, उनको पूरी तरह ह्यूमन फ्री किया जाए, जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनको तो कर दिया गया, वहां से तो आपने ह्यूमन एरर का पूरा स्कोप खत्म कर दिया, लेकिन ऐसी चीजों से ह्यूमन एरर को कैसे खत्म किया जाए सर? देखिए, ये चीज़ मानसून में सडनली ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से ऐसा लगता है प्राइमा फेसी हुआ है। ये रेलवे का बड़ा सेट सिस्टम है। जब भी मानसून आता है, मानसून आने से पहले महाप्रबंधक हेडक्वार्टर्स में और डिविजन्स में मंडल रेल प्रबंधक महोदय अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं और मानसून की जो भी प्रिकॉशंस लेनी होती है उन प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। उसमें वन ऑफ द प्रिकॉशन इज़ मानसून पेट्रोलिंग। वो मानसून पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं, एक तरफ से एक कीमैन जाता है, दूसरी तरफ से दूसरा कीमैन आता है और उनकी वो स्टेशन पे जाके अपना सिग्नेचर करते हैं, जैसे पता चलता है कि वो एक स्टेशन से चल के दूसरे स्टेशन तक पहुँचे। तो ये कहना कि हमारे कीमैन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टोटल ट्रेन वर्किंग, और ये कहना कि कीमैन काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। कीमैन इज़ द मोस्ट सिंसियर स्टाफ। रात के अंधेरे हो या दिन हो या कभी भी हो, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अपनी एक हथौड़ी लेके ठोकते हुए जाते हैं और ट्रेन की आवाज़ से ये देख लेते हैं कि पटरी उनकी ठीक है कि नहीं ठीक है। अब ये एकदम से पानी आ गया या एकदम से वो उनका बैंक कमज़ोर हो गया और गाड़ी पटरी बैठ गई, ये जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ, पानी आया या नहीं आया या कैसे वो हुआ। ये कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसमें ज़रूर जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे और उससे हम लोग को ज़्यादा पता चल पाएगा कि इसका क्या कारण है। पर इसमें कोई भी डाउट मत मानिए कि रेलवे में मानसून से पहले जितनी प्रिकॉशन है, अभी हमारे विज साहब ने भी बताया कि सबर्बन में पानी भर जाता है, उसके बाद भी वहाँ समटाइम्स गाड़ियाँ चलती रहती हैं,
तो रेलवे का सिस्टम है, काम करता है, पर चूक हुई है किसी वजह से, और ये बहुत ही अफसोसजनक सर है। ये एकदम आया हुआ पानी तो नहीं लग रहा है, ये ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कई दिनों से उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, कई लगभग 2 हफ्ते हो गए जब बाढ़ वहां पर आ रही है, तो ये एकदम से आया हुआ पानी तो नहीं लग रहा है। ये ऐसा ही लग रहा है कि पानी वहां पर जमा था और धीरे धीरे, जिस तरीके से शिव बता रहे थे सर की, मिट्टी धीरे धीरे नीचे से खिसकी होगी। तो वो ठीक है, मिट्टी धीरे से खिसकी होगी, पर जो हमारे कीमैन जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको पता चल जाता है, उनके पास में एक हथौड़ी रहती है, वो अपना पटरी पे बजाते रहते हैं और उसकी आवाज़ से उनको उतने एक्सपीरियंस होते हैं कि उसकी आवाज़ से उनको पता चल जाता है कि पटरी ठीक है कि नहीं है। अब वहाँ पे ये धीरे से हुआ और कैसे एकदम से हुआ, ये जांच का विषय है और कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी बता पाएंगे कि किस वजह से हुआ है। ठीक है, एसके विजय हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। सर, क्योंकि हमने देखा, जैसे सर ने कहा कि हमारे जो कीमैन है वो बार बार पटरी पर बाकायदा पैदल चलते हुए जाते हैं, देखते हैं कि ट्रेन की आवाज से पता लगा लेते हैं, और कई बार ऐसे हादसे रोके भी गए हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं, जैसे वंदे भारत जब निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, उसके लिए बाकायदा फेंसिंग वहां पर की गई कि जानवर भी आगे ना आ पाए, ये बाकायदा सारे प्रिकॉशंस लिए गए। कई बार ऐसा होता है कि पटरी से की निकाल ली जाती है, कई वहां से नट बोल्ट निकाल लिए जाते हैं, ये हादसे कई बार हुए हैं, और वो जो रेलवे मैन होते हैं उनके सचेत होने की वजह से ऐसे हादसे रुकते हैं। सर देखिए, ऑन एवरेज बेसिस हर इंच जो रेलवे का ट्रैक है उसको रोज देखा जाता है। हर 1.5 किलोमीटर अंदाजा पर जो गाड़ी पास हो रही है उस गाड़ी को वॉच किया जाता है। सिस्टम्स हैं, पर ये अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पानी सडनली आया, मानसून पेट्रोलिंग हुई या नहीं हुई, या हुई तो ठीक से हुई कि नहीं हुई। पर जो फोटोज दिखाई हैं आपने, पानी वहां पे भरा हुआ है और कुछ जो पत्थर हैं, जो बैलस्ट कहते हैं हम ट्रैक में, वो कुछ खिसका हुआ है। अब उसके रेफरेंस में इवन ड्राइवर जो चलता है, मान लीजिए काफी ट्रेन इससे पहले सेफली निकल गई, वो ड्राइवर भी रिपोर्ट देता है कि क्या स्थिति है। तो सिस्टम्स में बहुत तरह के चेक्स हैं, सिस्टम्स बहुत सारे, मतलब लेयर ऑफ सेफ्टी जो है वो एक नहीं है, 3-4 हैं, बट फिर भी किसी एक लेयर में त्रुटि हो जाने से रिस्क बढ़ गया और ये हादसा हो गया। वो चीज अब देखा जाएगा, बट सिस्टम्स हैं और सिस्टम जो है उनको मॉनिटर करना, उनकी सुपरविजन ठीक हो रही है, ये जरूर जांच का विषय है। जी, क्योंकि सर मिश्रा जी, मैं आप शिव गोपाल जी, जिस तरीके से ऐसे हादसे होते हैं, जब ऐसे वक्त में रेस्क्यू कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खासतौर पर जब एसी कोचेस की हम बात करते हैं, जैसे सर भी, अनिल तिवारी जी भी कह रहे थे कि अगर वंदे भारत निकलती तब क्या हाल होता, क्योंकि वो तो पूरी ट्रेन बंद होती है, उसमें से तो बाहर निकलने की जगह तक एक तरीके से कहीं नहीं होती, क्योंकि वहां तो दरवाजे भी उसके ऑटोमेटिक बंद होते हैं। तो ऐसे वक्त में कितना मुश्किल हो जाता है सर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, ऐसे कोचेस में से यात्रियों को निकालना जो एसी कोचेस होते हैं? बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है, और तिवारी जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि ये तो अच्छी बात है कि मतलब एक तरीके से कभी दुर्घटना होती है। हम लोगों ने कई बार महसूस किया है कि परिस्थितियों में लोगों ने जो है वो कोई टुकड़ा काट दिया रेल का, उसकी वजह से दुर्घटना हुई। एक बार गाड़ी पूरी निकल गई, दूसरी गाड़ी आई गिर गई। तो अब ये इतना सतत एक तरीके से हमारा सिस्टम है काम करने का, और उसकी उतनी एक इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग है कि जिसको कि करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो आप सवाल आपने किया कि जब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत मुश्किल है। कई बार तो इतनी बैंगल्ड हो जाते हैं कोचेस कि उनको जो है वो काट करके और लोगों को उसमें से निकालना पड़ता है। खासतौर पर एसी कोचेस के अंदर जो लोग फंस जाते हैं उनको घुटन और दूसरी चीज़ों का सामना बहुत उसको करना पड़ता है। मैं तो खुद एक बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे खुद पता है कि कितनी बुरी तरीके से जो है वो लोग भयभीत होते हैं, बच्चों का क्या हाल होता है, किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन समस्या वही है कि हमारी कोशिश ये है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं दुर्घटनाओं के प्रति। लेकिन लाख कोशिश करो, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि दुर्घटना हो ही जाती है।
जी। और जब दुर्घटना हो जाती है तो उस पर तमाम किंतु परंतु शुरू होते हैं और फिर एक स्टेज तक जाते हैं और फिर उसके बाद में फिर वही दाग के 3-5 जैसी स्थिति हो जाती है। जी। लेकिन हमारे सिस्टम में ये स्थिति है अभी भी कि रेलवे के सिस्टम को कितना बेहतर तरीके से चलाया जाए ताकि ये दुर्घटना विहीन रहे। वो बहुत मॉडर्नाइज कंट्रीज में, अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया, स्पेन में एक्सीडेंट हो गया, दूसरी जगह हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ एक्सीडेंट्स को, लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि जो इतने एडवांस कंट्रीज हैं वो भी दुर्घटना रोकने में असमर्थ है। हमारे यहाँ तो चलो हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कुछ कर्मचारियों की कमी हो सकती है, कुछ जो आपने कहा कि हमारा मशीन मेंटेनेंस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर दिक्कत है। कुछ यहाँ पर सॉइल की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इतनी अच्छी लाइन है यहाँ पर कि हम लोग कभी बराबर जाते रहते हैं गोरखपुर से और लखनऊ के बीच में कि ये इतना बढ़िया ट्रैक है कि इसकी बहुत कम हादसे सुनने को मिलते हैं इस ट्रैक पर, और यही जांच का विषय है कि कैसे इस ट्रैक पर हादसा हो गया। अनिल जी, कैसे सुधार किया जा सकता है? खास तौर पर हम देख रहे हैं कि पिछले कई साल में जब बहुत पहले बहुत ज्यादा हादसे भी होते थे, बहुत डिरेलमेंट होती थी, बीच में ये बिल्कुल एक तरीके से कम भी हो गया था। अब ये एक साल से बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ा, ऐसा क्यों हुआ है सर? क्या कोई खास वजह है? क्या लापरवाही है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक्सीडेंट के मोटा मोटी 3 कारण हैं। ह्यूमन फेलियर है, मैकेनिकल आपका फेलियर है, या फिर इम्प्रॉपर मेंटेनेंस है। ये 3 की पॉइंट पर रेलवे को एक नीति बना के है। मैं अभी फिर वो विवाद के विषय हो जाएगा। मैं एक पहले करेक्शन कर दूं। अग्रवाल जी ने ये कहा कि मैंने की मैन काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा उनकी कमी है, उनकी कमी है। अगर आपके पास स्टाफ अगर प्रॉपर नहीं होगा तो इतना बड़ा रेलवे का सिस्टम है, रेलवे का इतना बड़ा सिस्टम कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता है। वो क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी हैं जिनकी वजह से रेलवे चल रही है। तो इसमें क्लास 1 क्लास 2 का कोई रोल नहीं है, ये भी नहीं है। पर ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उनकी जो भर्तियां हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हम ये 3 पॉइंट पर फोकस नहीं करेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरह के हादसे होते रहेंगे। और उसी के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या है, वो प्रायोरिटी पर हमको फोकस करना पड़ेगा। अनिल काकोडकर समिति की सिफारिशों को गंभीरता से लेना होगा, उस पर काम करना होगा। तमाम कमिटियों की रिपोर्ट है, अन्यथा इस तरह के हादसे होंगे, उसकी कोई ना कोई आउटकम आएगा और वो रद्दी की टोकरी में पड़ा रहेगा या उसके ऊपर धूल पड़ती रहेगी। तो जब तक आप गंभीरता से एक इस पर व्हाइट पेपर नहीं निकालेंगे, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। और ये प्रायोरिटी है, 70% 80% प्रायोरिटी आपकी जो रेलवे का एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चलाने पर होनी चाहिए, न कि किसी और चीज पर होनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि जिस तरह से MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन बोलते हैं, रेलवे को एक दिन यह नहीं बोलना चले कि ये रनिंग कॉफिन है। ये उस संज्ञा तक नहीं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि कहीं रनिंग कॉफिन ना कहा जाए। और ये देखिए, लोगों की जिंदगियां तो जाती ही हैं, और लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल किया जाने वाला कोई ट्रांसपोर्ट है तो वो रेलवे है। लंबे लंबे सफर लोग तय करते हैं, 24 से 48 घंटे का सफर है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। गोंडा ट्रेन हादसे पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। वो किस तरीके का धमाका था, क्या ये धमाके की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये पूरी जानकारी अभी आगे आएगी। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल जानकारी रेलवे के ऑफिशियल्स की तरफ से आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। किस तरीके का ये धमाका हुआ था, क्या किसी तरीके की क्या चीज थी वहां पर जिसके धमाके की आवाज सुनाई थी, ये सारे अपडेट्स अभी धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी इस वक्त रेलवे की ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। तो लोको पायलट इस पूरे घटनाक्रम में दोनों लोको पायलट सेफ है, ये भी आपको अपडेट दे दे। लेकिन लोको पायलट्स की तरफ से ही तो बाकायदा रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से लोको पायलट से बात की गई है और उसके बाद ही ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि लोको पायलट्स ने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी। क्या कोई धमाका वहां पर हुआ जिसकी वजह से ट्रैक से ट्रेन पटरी से उतरी, ट्रैक उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ? ये जो पहले बात सामने आ रही थी कि बाढ़ का वहां पर पानी भर गया था, मिट्टी धंस गई थी, वो जानकारी सही है। लेकिन वो जानकारी सही है या नहीं, ये फिलहाल जानकारी जांच का विषय है। लेकिन ये बड़ी अपडेट सामने आ रहा है कि लोको पायलट ने धमाके की आवाज
सुनी थी? क्या इसी धमाके की वजह से ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है? क्या इसी धमाके की वजह से ट्रैक डिस्टर्ब हुआ? क्या इसी धमाके की वजह से डीरेलमेंट हुआ? ये बड़ी चीज जो अपडेट सामने आ रहा है, ये फिलहाल आगे लोको पायलट से और बात करके रेलवे ऑफिशियल्स को क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा वहां पर इंस्पेक्शन के लिए बाकायदा टीम भी जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर ट्रेन के डिब्बे बिखरे पड़े हैं। उन ट्रेन के डिब्बे को हटाने का सबसे पहले काम किया जाएगा, उसके बाद उस पूरे ट्रैक का इंस्पेक्शन किया जाएगा कि आखिर क्या सच में किसी तरीके का कोई धमाका हुआ। लेकिन फिलहाल लोको पायलट की तरफ से बात करके जो रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि एक धमाके की आवाज सुनाई दी। किस तरीके का यह धमाका था? क्या किसी शरारती तत्व ने इस धमाके को अंजाम दिया? क्या किसी और तरीके की वजह इस धमाके के पीछे हो सकती है? ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। अखिल जी, धमाके की आवाज सुनाई दी लोको पायलट को और ये रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई है। सर, क्या हो सकता है ये धमाका? कि ये इस समय कह पाना कि धमाका किस वजह से हुआ या उस धमाके की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, इस समय बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ें हम लोगों को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी पे छोड़ देना चाहिए। ये हम लोग खाली इस समय ये प्रिज्यूम कर सकते हैं और आपको खाली ये बता सकते हैं कि इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस टाइप का अगर कोई धमाका हुआ है तो दैट कुड बी वन ऑफ द कॉज। बट वेदर इट इज़ द ओनली कॉज या इसकी वजह से हुआ है, ये इंक्वायरी के बाद में पता चलेगा। एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, ये इंडियन रेलवे इज़ द ओनली रेलवे जहाँ पे हमारे ट्रैक्स जो हैं हमेशा एक्सपोज रहते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रैक पे चला आता है, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी स्पीड पे ट्रेन चल रही है, वहाँ पे आपको स्टेशन पे जाने के लिए, किसी भी इक्विपमेंट के पास जाने के लिए, किसी ट्रैक को अप्रोच करने के लिए यू कांट गो नियर द ट्रैक। हमारे यहाँ ये है, कोई भी ट्रैक पे आ सकता है, कोई भी ट्रैक को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम कंटिन्यूसली हमारा जो 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक है उसको मॉनिटर करते रहें जी। और वो कंटिन्यूस हम मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि एक जब ये एक्सीडेंट होता है तो इससे पहले हमने कितने एक्सीडेंट्स बचाए होते हैं वो किसी को नहीं पता चलता। हमारे कीमैन हैं, हमारे सिग्नल इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे बाकी जितने इंस्पेक्टर्स हैं बाकी लेवल के, वो सब इस बात में लगे रहते हैं कि किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से ट्रेन को ठीक से चलाएं और सेफली चलाएं। पर उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है और ये दुख की बात है कि किसी की अपनी जान गंवानी पड़ती है। एंड वी शुड हैव ए सिस्टम जहाँ पे इस टाइप की पॉसिबिलिटी खत्म होती है। बिल्कुल शिव गोपाल जी, जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि धमाके की आवाज सुनाई दी थी और लोको पायलट ने बकायदा इसकी जानकारी दी है, तो एक साजिश भी हो सकती है सर ये, क्योंकि ऐसे कई बार साजिश हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक अफवाह फैला दी गई कि ट्रेन में बॉम्ब है, ट्रेन में बॉम्ब है या आग लग गई है, और लोग ट्रेन से उतर गए, पटरी पे खड़े थे और दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन से हादसा हुआ था। सर, ऐसे हादसे कई बार देखने को मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी या ऐसे शरारती तत्व शामिल होते हैं। मोनिका, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी जांच के बाद सामने आएगा और निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ शरारती तत्व हों, उन्होंने ट्रेन में साजिशन इसको डिरेल कराने की कोशिश की हो। मैंने पहले ही आपको बताया, मैं खुद एक ट्रेन में लखनऊ मेल में ट्रेवल कर रहा था, वो डिरेल हुई थी और बाद में जांच के बाद में पता चला कि शरारती तत्वों ने उस पटरी को काटा था और बाद में वो लोग सब पकड़े गए। तो ये देश के दुश्मनों में की कमी नहीं है जो कि चाहते नहीं है कि देश के अंदर अमन रहे और हमारी भारतीय रेल जैसी जो संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो इसे तत्वों की कमी नहीं है इस देश के अंदर। जांच होगी, सब बातें दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा जी। बाकी दुर्घटना होती है तो बट नेचुरल है, सबका गुस्सा रेल कर्मचारियों के प्रति, रेल के जो है वो सिस्टम के प्रति हो जाता है। हम हमारे साथी बराबर कोशिश करते हैं कि रेलें बेहतर तरीके से चले और एक प्रयास जो है वो बराबर इस बात का रहता है कि जो है वो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ठीक तरीके से चलाने का प्रयास करें। लेकिन जैसा कि अभी अखिल अग्रवाल जी कह रहे थे कि तमाम कोशिशों के बावजूद दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम लोगों का गर्दन झुकता है इसके मौके पर। मुझे तो पूरे आशंका है कि जिस एरिया में ये घटना हुई है वहां पर जैसा लोको पायलट ने बताया है कि अगर कोई धमाका हुआ है तो हो सकता है कि कुछ शरारती तत्वों ने भी इसमें
साजिश करी है। ठीक है, क्या वो शरारती तत्व थे, किस तरीके का धमाका था, लेकिन सर कैसे ऐसे हादसों को रोका जा सकता है? विद सर, कैसे ऐसे हादसों को रोका जाए जब ऐसे शरारती तत्व शामिल होते हैं? किस तरीके का, क्या पुलिस की तैनाती या फिर किसी और तरीके से, किसी और मेजर्स लेकर इस हादसे को रोका जा सकता था, ऐसे हादसों को खासतौर पर? मैं समझता हूं कि ये हर मीटर के ऊपर कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं हो सकती है। ये तो इंटेलिजेंस इनपुट या जो आसपास के गांव हैं, दूसरी जगह हैं, अगर वहां पर हम लोग एक प्रयास करें और ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती हो तो चीज़ें सामने आएंगी। और वही एक तरीका है, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में आजकल जो है वो सबसे अच्छा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं। तो दुर्घटना हुई है तो एक बहुत ही गंभीर विषय है, और मैं समझता हूँ कि कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है अशांति फैलाने का प्रयास हो। जी अनिल जी, जैसे कि जो जानकारी सामने आ रही है कि धमाके की आवाज थी, तो जाहिर तौर पर क्या किसी शरारती तत्व ने इस चीज को अंजाम दिया है? क्योंकि ऐसे कई हादसे सर हमने देखे हैं जहां पर कोई ना कोई ऐसे शरारती तत्व या तो ट्रेन की पटरी काट देते हैं, चोरी के मकसद से कई चोर होते हैं जो नट बोल्ट निकाल देते हैं, और ऐसी ही लगभग बात अब इस हादसे में भी सामने आ रही है, जो लोको पायलट की तरफ से बाकायदा इसकी सूचना रेलवे को दी गई है कि एक धमाके की आवाज सुनाई दी थी वहां। देखिए, ये तो शरारती तत्व भी कर सकते हैं, किसी भी संभावना से अभी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है। सभी पैनलिस्ट इस बात को मानते हैं कि अभी जब जांच रिपोर्ट आएगी तब इसकी विस्तृत जानकारी पता चलेगी। लेकिन लोको पायलट ने अगर आवाज सुनी है तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लोको पायलट सबसे एक्सीडेंट के बारे में जो बताएगा वो सबसे की फैक्टर है। कुछ अगर लोको पायलट ने आवाज सुनी है तो निश्चित तौर पर कुछ यात्रियों ने भी सुनी होगी। ये जांच होगी तब इसके बारे में विस्तृत पता चल पाएगा। लेकिन रेलवे ने कई जगह पर फेंसिंग लगाने की भी बात की थी। आज तक वो फेंसिंग का भी काम कई जगह पर अधूरा पड़ा है। अभी आपने देखा असम में एक हाथी से ट्रेन टकरा गई, कंचनजंगा का ही वो हाथी मर गया, तो कई वाइल्ड एनिमल्स भी रोज मर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इस पर भी थोड़ा रेलवे को फोकस करना, एड्रेस करना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर किलोमीटर पर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है या हर मीटर पे नहीं हो सकती है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए राज्य सरकार और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इनको मिलकर काम करना होगा। लोगों को भी इसके प्रति जागृत होना होगा। अगर कोई तोड़फोड़ की कोई संभावना कहीं नजर आ रही है या किस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो लोग भी उसको समय से एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करें। ये भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ हम रेलवे प्रशासन पे भी उंगली उठाएंगे ये भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। उसी का कारण है, चाहे हादसे किसी भी कारण से हो, पर हादसे हो रहे हैं, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अखिल जी, कैसे रोका जा सकता है? सर देखिए, फेंसिंग लगाने की बात तो की गई थी, फेंसिंग वंदे भारत के लिए कई जगह पर लगाई भी गई जहां से वंदे भारत निकलती है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे ट्रैक्स हैं और लगभग कहें तो 80 से 90% ऐसे ट्रैक्स हैं जहां फेंसिंग नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी है कि इतनी जगह पर फेंसिंग लगाई जा सके ताकि लोग उस रेलवे ट्रैक पर जा ही ना पाए? हम अभी भी देखते हैं कि कई लोग ट्रैक के बीच में ही उतर जाते हैं, वहीं से अपने घर चले जाते हैं जहां पर ट्रेन धीरे होती है। ये होता है, अभी भी भारत में ये सब होता है, और इसके अलावा कई लोग चेन खींच देते हैं। तो सर ऐसी चीजों को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, फेंसिंग लगाने की एक बात तो है फिजिबिलिटी, और दूसरी बात है नेसेसिटी। क्या फेंसिंग लगाना इज़ फिजिबल? हम 70,000 किलोमीटर ट्रैक के चारों तरफ लगाएं? अभी हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो मैनुअल के हिसाब से रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे 150 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की ट्रेन चलेगी तब उसकी फेंसिंग लगाएंगे। दिल्ली से आगरा के बीच में फेंसिंग लगी हुई है, जिससे कि कोई भी कैटल या इस टाइप की कोई भी चीज़ उस पर ना आ जाए, ट्रैक के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि अगर कोई कैटल वगैरह भी आती है तो हाई स्पीड पे जब ट्रेन चलती है तो उसके लिए वो एक हादसा कर सकती है। पर इसके अलावा अभी उन्होंने बताया हाथी वगैरह के लिए, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में गुवाहाटी में उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि कैसे हम वहाँ पे एक सिस्टम लगाएं
जैसे हाथी अगर कोई उसके पास जा रहा है तो उनको पता चल जाए कि हाथी उसके पास में आ रहा है। उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया है और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है और दूसरी रेलवे में भी लगाने की कोशिश की। ठीक है, तो पगा लगातार कोशिशें जारी हैं रेलवे की तरफ से भी, ताकि हर स्तर पर इन हादसों को कम किया जा सके। लेकिन ये हादसे हो रहे हैं, खासतौर पर ये जो हादसा हुआ है इसमें धमाके की आवाज सुनाई दी। किस तरीके का वो धमाका था, ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। इसके अलावा और भी जो जानकारी आएगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अखिल जी, अनिल जी, विज जी, गोपाल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।